सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आप लोग के डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के हिंदी विषय के पवन सीरीज के बहुविकल्पी क्वेश्चंस को। दोस्तों, जो आपके बहुविकल्पी क्वेश्चंस हैं ये हम दो पार्ट में पढ़ाने वाले हैं, तो आज हम पहला पार्ट कंप्लीटली पढ़ेंगे। और ऑलरेडी आप लोगों को पता है हम लोगों ने आपके सेकेंड सेमेस्टर में सभी विषयों के क्लासेस ली हैं। सभी विषयों की क्लासेस पढ़ाने के बाद सभी विषयों के चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए हैं। उसके बाद सभी विषयों के हम लोगों ने रतन सीरीज और पवन सीरीज के क्वेश्चंस कंटिन्यू लगातार हम लोगों ने करवाए हैं और करवा भी रहे हैं। और ऐसे ही लगातार आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी हम लोगों ने इंग्लिश सब्जेक्ट कंप्लीटली सॉल्व करवा दिया है और भी सभी सब्जेक्ट को हम करवा रहे हैं। तो हमारी कोशिश है कि आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दें और आप लोगों के सभी विषयों को हम अच्छे से पढ़ाएं। और सभी विषयों की तैयारी जब आपकी बेहतर होगी तो आपके मार्क्स भी बहुत अच्छे आएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बहुविकल्पी क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन ऊष्म है? दोस्तों, अगर हम ऊष्म व्यंजनों की बात करें तो आपको पता है ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तीनों शाह, पहली बात तो ये तीनों शाह है ऊष्म व्यंजन। इसके अलावा शाह, शाह, शाह और ह, तो ये चार होते हैं ऊष्म व्यंजन। तो यहाँ पर ये तीनों ही ऊष्म व्यंजन है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द। ऊष्म व्यंजन इन्हें क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हम इन्हें बोलते हैं शाह, शाह, शाह और ह, तो जो हमारे मुख से ऊष्मा निकलती है, ऊर्जा निकलती है, तो इस वजह से इसे हम कहते हैं ऊष्म व्यंजन। यानी कि यहाँ पर क्या होती है, ऊष्मा निकलती है। जब हमारे मुख से ये व्यंजन निकलते हैं या जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो ऊष्मा का संचरण होता है और वहां पर वायु क्या होती है, गर्म हो जाती है। तो इसीलिए यहाँ पर इन्हें हम क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, स्र संयुक्ताक्षर निम्नलिखित व्यंजनों के मेल से बना है। श, र और अ से, श, र से या श, र और अ से। राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर है ऑप्शन ब, श और र से मिलकर के श्र बना हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, ख का उच्चारण स्थान है दंत, तालु, कंठ या फिर ओष्ठ। मैंने आपको जब राजन सीरीज पढ़ाया था तभी बताया था किस तरीके से आप याद रखिएगा। कंठ, तालु, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए कंठ से का वर्ग आ जाएगा, का, खा, गा, घा। तालु में चा, छा, जा, झा। मूर्धा में टा, ठा, डा, ढा। दंत में ता, था, दा, धा। और ओष्ठ में पा, फा, बा, भा। तो इस तरीके से ये आप याद रखिए, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। इस तरीके से आप याद रखोगे तो आपको सभी व्यंजनों के उच्चारण स्थान याद रहेंगे। दोस्तों, आप सभी को मैंने अभी समझाया कि कंठ में क, ख, ग, घ 4 वर्ण आते हैं जिनका उच्चारण हम कंठ से करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए क, ख, ग, घ, यानी कि ये जो ख है ये किस में आ रहा है, ये आ रहा है क वर्ग में। तो यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन आ में दंत दिया है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन ब में तालु दिया है, यहाँ पर छोटा ऊ की मात्रा रहेगी, ये भी नहीं सही है। ऑप्शन द में देखिए ओष्ठ दिया है, ये भी नहीं सही है क्योंकि ओष्ठ में कौन आता है, प, फ, ब, भ आते हैं। तालु में च, छ, ज, झ आते हैं। दंत में त, थ, द, ध आते हैं। तो बचा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन स, यानी कि क, ख, ग, घ, यही 4 आते हैं जिनका उच्चारण कंठ से होता है। तो ऑप्शन स बिल्कुल सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, मुद्रा शब्द का अर्थ है अंगूठी, रुपया, आकृति या फिर उपयुक्त सभी। तो ये सभी होते हैं इसके अर्थ, अंगूठी भी, रुपया भी, आकृति भी, इसलिए राइट आंसर क्या होगा, उपयुक्त सभी। इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 5 है, अज शब्द के अर्थ है दशरथ के पिता, आज, अजगर या फिर आजीवन। तो राइट आंसर है ऑप्शन अ, दशरथ के पिता कौन थे, अज थे। और ये क्वेश्चन 2015 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, जंगम का विलोम शब्द है पुष्ट, स्थावर, स्थिर या फिर पूर्ण। जंगम का विलोम है अस्थावर। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जंगम शब्द का विलोम जो होता है वो अस्थावर होता है। अनुग्रह शब्द का विलोम विग्रह होता है। फिर भी यहाँ पर हम ऑप्शन देख लेते हैं, आग्रह, संग्रह, ग्रहण या फिर विग्रह। तो अनुग्रह का विलोम
विग्रह होता है, ये भी आप याद रखिएगा। ऑप्शन द बिल्कुल सही है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 है, ह्रस्व स्वर कौन सा नहीं है? ह्रस्व स्वर कौन सा नहीं है? अ, ई, उ या आ? अ, ई, उ ये तीनों ही ह्रस्व है, लेकिन आ जो है ये दीर्घ है, तो इसीलिए ये ह्रस्व स्वर नहीं है, तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन द। या, रा, ला, वा व्यंजन है, उष्म, अंतस्थ, संयुक्त या फिर द्विगुण। आप सभी लोगों को पता है उष्म व्यंजन में कौन आते हैं? श, श, श और ह। अंतस्थ में आते हैं या, रा, ला, वा। तो या, रा, ला, वा ये जो है ये 4 अंतस्थ व्यंजन, और श, 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 ह उष्म व्यंजन, और छ, त्र, ज्ञ और स्त्र संयुक्त व्यंजन, और द्विगुण व्यंजन में आते हैं ड़ और ढ। इन्हें हम उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं। तो इतनों को आप याद रखिएगा, ये आपके ग्रामर में, ये आपके हिंदी विषय में निश्चित रूप से पूछे जाते हैं, और आज ये आपको याद रहेंगे तो आपके यूपी टेट में, सुपर टेट में भी ये क्वेश्चन काम आएगा, और आपके डीएलएड में तो काम आएगा ही आएगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, द्विज शब्द का अर्थ है। द्विज शब्द का अर्थ ब्राह्मण भी होता है, दांत भी होता है, पक्षी भी होता है, और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे होंगे जितने क्वेश्चंस मैं बता रही हूँ, मैं सभी को कह रही हूँ ये इंपॉर्टेंट है। सच में ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। और यहाँ पर भी सारे ऑप्शन सही होने की वजह से इनमें से सभी बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, लिपि विकास का प्रथम सोपान है। चित्रलिपि, वर्ण लिपि, अक्षर लिपि या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सबसे पहले जब लिपि का प्रारंभ हुआ था तो चित्रलिपि, चित्रों के माध्यम से ही लिखा जाता था, तो ऑप्शन आ जो है ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 12 है, अब्ज शब्द का अर्थ है। अब्ज शब्द का क्या अर्थ है? शंख, कमल, कपूर या फिर उपयुक्त सभी। दोस्तों अब्ज शब्द का अर्थ शंख भी होता है, कमल भी होता है, कपूर भी होता है, तो राइट आंसर है ऑप्शन द। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, क से मां तक के व्यंजन कहलाते हैं। क से मां तक के व्यंजनों को हम कहते हैं स्पर्श व्यंजन। क से लेकर के मां तक के, क, ख, ग, घ पूरा मां तक हम पढ़ेंगे, तो ये सभी स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शुद्ध है? आधीन, अधीन, आधीन या फिर इनमें से कोई नहीं। सही शब्द है ऑप्शन ब, अधीन। यानी कि किसी की परतंत्रता में या किसी के, आपको किसी के अंडर आपको कोई कार्य करना पड़ रहा है, किसी के अधीन हो आप, तो उसी के लिए ये शब्द बना हुआ है, या जिसे हम बंधन भी कह सकते हैं तरीके से, या किसी के अंडर हम बंद करके कोई कार्य कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, मॉन्टेसरी विधि का उपयोग करते हैं मौन वाचन में, सहस्वर वाचन में, लेखन शिक्षण में या फिर उपयुक्त सभी में। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सा, लेखन शिक्षण में हम मॉन्टेसरी विधि का उपयोग करते हैं। इसके अलावा हम भाषा में भी करते हैं, गणित के लिए भी करते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन सी लेखन शिक्षण जो है ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, छ संयुक्त वर्ण किसके सहयोग से बना है? जो छ वर्ण है ये बना है क और श से मिलके, तो ये जो ऑप्शन है ऑप्शन द, ये बिल्कुल राइट आंसर है, और इसको भी आप अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि संयुक्त वर्ण जितने भी हैं इनसे बार बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, पर्वत शब्द का समानार्थी शब्द है घन, आगार, कूट या फिर पादप। ऑप्शन सा बिल्कुल सही है, यहाँ पर लिखा नहीं हुआ है, लेकिन ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। पर्वत शब्द का समानार्थी शब्द या पर्वत शब्द का पर्यायवाची शब्द कूट होता है, कूट भी पर्वत ही होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन सा बिल्कुल सही है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 है, विरोध शब्द का विलोम है। विरोध, किसी का विरोध करना, किसी का विरोध, आप विरोध क्यों करते हो? जब उस व्यक्ति से आपके विचार नहीं मिलते हैं तो आप उसका विरोध करते हो, और जब आपसे उस व्यक्ति के विचार मिलते हैं, या जैसे कि कोई किसी पार्टी का समर्थन कर रहा है, कोई किसी पार्टी का समर्थन कर रहा है, तो समर्थन का मतलब क्या? क्योंकि उस व्यक्ति के विचार उस पार्टी से मिल रहे हैं, और जिस पार्टी से नहीं मिल रहे हैं उसका क्या कर रहा है? वो विरोध कर रहा है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा विरोध का विलोम क्या है? विरोध का विलोम है समर्थन। तो ऑप्शन सा जो है ये बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है, शा, 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 हा क्या कहलाते हैं? अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, तीनों सा और हा ये मिलकर कहलाते हैं उष्ण व्यंजन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, अहि शब्द का अर्थ है सर्प, शार्दूल, नृप या फिर भौरा। तो अहि का अर्थ होता है सर्प या सांप। ऑप्शन आ बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 21 है, अस्थावर का विलोम है।
अभी आपने देखा है कि लिखा था जंगम का विलोम शब्द है अस्थावर, फिर अस्थावर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, जंगम हो जाएगा। वही क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया। ऑप्शन ड बिल्कुल सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है कुमुदिनी, कुमुदनी, कुमुदिनी, कुमुदनी या फिर कुमुदिनी। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ब है कुमुदिनी। क पर छोटा ऊ की मात्रा, म पर छोटा ऊ की मात्रा, द पर छोटी ई की मात्रा और न पर बड़ी ई की मात्रा, यानी कि कुमुदिनी। और ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, आपके डीएलएड के एग्जाम में यहाँ पर लिखा नहीं हुआ है लेकिन ये पूछा हुआ है, तो याद रखिएगा आप इसको। इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 23 है, भाषा संसार का नादमय चित्र है, यह कथन किसका है, श्याम सुंदर दास का, रामचंद्र वर्मा का, सुमित्रा नंदन पंत का या फिर बाबूराम सक्सेना का। तो राइट आंसर है ऑप्शन सा सुमित्रा नंदन पंत का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है, देवनागरी लिपि की विशेषता से संबंधित नहीं है, जो बोला जाता है वही लिखा जाता है, एक वर्ड में दूसरे वर्ड का भ्रम नहीं होता है, सिरोरेखा का प्रयोग अनावश्यक केवल अलंकरण के लिए, या फिर एक वर्ड संकेत से अनिवार्यतः एक ही ध्वनि व्यक्त होती है। दोस्तों ऑप्शन आ ब सा, ऑप्शन आ ब और द जो है ये तीनों ही विशेषता बता रहे हैं देवनागरी लिपि की, लेकिन यहाँ पर ये जो सिरोरेखा का प्रयोग अनावश्यक केवल अलंकरण के लिए है ये गलत लिखा हुआ है। तो यही है कि कौन सा देवनागरी लिपि की विशेषता से संबंधित नहीं है, ये बिल्कुल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सिरोरेखा का प्रयोग अनावश्यक नहीं है। यहाँ पर हम सभी जो जितने भी यहाँ पर देखिए भाषा लिखा हुआ है, की लिखा हुआ है सबसे, तो यहाँ पर ये जो हम रेखा खींचते हैं हॉरिजेंटल, यहाँ पर इसी को हम सिरोरेखा कहते हैं। अगर ये हम लाइन ना खींचे, सिरोरेखा ना लगाएं, तो ये शब्द आपस में जुड़े हुए लगेंगे, शायद नहीं लगेंगे। अगर ऐसे हम भा और ऐसे सा लिख के छोड़ दें तो ये कितना बेकार लगेगा। जब इसको हम मिलाते हैं इस तरीके से और इस तरीके से हम लिखते हैं, अब ऐसे केवल छोड़ दें तो अच्छा लगेगा, जब इस तरीके से सिरोरेखा हम मिलाते हैं तब ये शब्द बनता है। तो इसीलिए ये अनावश्यक नहीं होता है सिरोरेखा का प्रयोग। यहाँ पर लिखा सिरोरेखा का प्रयोग केवल अलंकरण के लिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है, आवश्यक भी है और ऐसा नहीं कि केवल अलंकरण के लिए ही होता है, तो ये बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। तो इसीलिए यहाँ पर ये देवनागरी लिपि की विशेषता से संबंधित बिल्कुल नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है व्यंजन, शब्द, स्वर या फिर वर्ण। तो राइट आंसर है ऑप्शन द वर्ण। कहीं कहीं आपको ध्वनि भी मिल जाएगा, तो दोनों ही सही है। यहाँ पर ऑप्शन द बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 26 है, वर्णमाला का आशय है शब्दों के समूह से, वर्णों के संकलन से, वर्णों के व्यवस्थित समूह से या फिर शब्द रचना से। तो वर्णमाला का आशय होता है वर्णों के व्यवस्थित समूह से। ऑप्शन सा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 27 है, हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या मानी जाती है 55, 52, 50 या फिर 48। तो राइट आंसर है ऑप्शन बा 52। क्वेश्चन नंबर 28 है, अयोगवाह है विसर्ग, अल्प प्राण, महाप्राण या संयुक्त व्यंजन। तो राइट आंसर है ऑप्शन आ विसर्ग। विसर्ग को हम क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 29 है, ड़ और ढ वर्ण है उत्क्षिप्त, अंतस्थ, संयुक्त या फिर ऊष्म। इन्हें हम कहते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन, और ये ऑलरेडी मैं अभी पीछे आपको बताई भी हूं कि ये ड़ और ढ क्या है, ये उत्क्षिप्त व्यंजन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है, श का उच्चारण स्थल है ओष्ठ, कंठ, तालु या फिर दंत। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन सा तालु। जो श का उच्चारण होता है ये तालु से होता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, आनंद का विलोम है। आनंद का और अगर हम अर्थ निकालें तो इसका अर्थ हो जाएगा हर्ष या हर्षित रहना, और हर्ष का विलोम होता है विषाद। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ब विषाद, क्योंकि आनंद, हर्ष, खुशी यही सब होता है पर्यायवाची। तो इस यहीं पर दोस्तों इसी का विलोम क्या हो जाएगा? हर्ष का ही या आनंद का ही, विषाद मतलब दुख। इसके बाद आगे है क्वेश्चन नंबर 32, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 90% बच्चे इसको गलत कर देते हैं। इस क्वेश्चन को आज आप ध्यान से देख लीजिए और समझ लीजिए ताकि आपको भविष्य में कभी भी गलत ना हो। इसमें से शुद्ध वर्तनी वाला कौन सा शब्द है? सबसे पहले यहाँ पर श्रृंगार लिखा है, तो ये तो गलत हो गया। अब यहाँ पर गलती क्या होती है? श्रृंगार। यहाँ पर भी नहीं गलती होती है, यहाँ पर भी नहीं गलती करते बच्चे। क्यों नहीं करते? क्योंकि उन्हें पता है श्र होता है, बस वो गलती क्या करते हैं, ये जो श्र है इसमें आप देखिए र नहीं लगता है, श्रृंगार होता है। क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी इस तरीके से यहाँ पर र लगा हुआ है, र ऑलरेडी लगा हुआ है,
तो यहाँ पर ये र लगाने का कोई मतलब नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर ये र नहीं लगता है। आपको पता है ये जो श्र होता है, श्र, ये किससे मिलकर के बना होता है? ये श और र से मिलकर के बना होता है, तो ये जो र होता है यही यहाँ पर लगा होता है। तो इसे हम क्या करेंगे? इसे हम हटा देंगे। हम क्या लिखेंगे? इस तरीके से श्रृंग, ये र हो गया, ये र का अर्थ दे दिया और ये यहाँ पर बिंदु हो गया, न का अर्थ दे दिया, तो ये श्रृंगार हुआ। सही इस तरीके से लिखते हैं। इसको हमें ये जो एक्स्ट्रा र है इसको नहीं लगाना है, तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन सा है ये बिल्कुल सही है। आज के बाद आप ध्यान रखिएगा कि हम श्रृंगार इस तरीके से लिखते हैं। एक बार फिर से मैं बता दूं, इस तरीके से दोस्तों देखिए, हमेशा याद रखिएगा आप लोग कि श्रृंगार हमें इस तरीके से लिखना है। यहाँ पर देखिए स्पष्ट रूप से इस तरीके से लिखा हुआ है। कभी भी आप एग्जाम में गलत मत करिएगा, ऑप्शन सही लगा के आइएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 है, द्विज शब्द का अर्थ है। ये क्वेश्चन भी देखिए फिर रिपीट हो गया। द्विज शब्द का अर्थ दांत भी होता है, पक्षी भी होता है, ब्राह्मण भी होता है, तो ऑप्शन द जो है ये बिल्कुल सही है इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 34 है, कबीर के सूफी गुरु थे शेख तकी, अब्दुल समद, मोहम्मद गौस या फिर रहमान? राइट आंसर है ऑप्शन आ, शेख तकी। क्या थे? कबीर के सूफी गुरु थे। क्वेश्चन नंबर 35 है, क्या भूलूं क्या याद करूं की विधा है। दोस्तों ये क्वेश्चन मुझे आज तक नहीं भूला है, ये आत्मकथा है और ये आत्मकथा लिखी गई है हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा। और हरिवंश राय बच्चन जी कौन है? आप सभी लोगों को पता है। हरिवंश राय बच्चन जी अमिताभ बच्चन जी के पिताजी हैं, वो एक कवि थे और उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी थी, क्या भूलूं क्या याद करूं। बहुत ही दर्द भरी आत्मकथा है ये, और इसमें उन्होंने अपने जीवन के संघर्षों को लिखा है और भी बहुत सारी चीजें इसमें जो जीवन में ज्ञान देती हैं आपको, ऐसी चीजें जो आपको जीवन में प्रेरणा देती हैं आगे बढ़ने के लिए, आप कभी हार करके ना बैठो, इस तरीके से बहुत अच्छी अच्छी बातें इसमें लिखी गई हैं। और इसीलिए दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण आत्मकथा है उनकी, और इसे आप लोग भी याद रखिएगा क्योंकि आपके एग्जाम की दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण है, सुपर टेट और यूपी टेट की दृष्टि से भी, और आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 है, मुंशी प्रेमचंद की वह रचना जो अधूरी रह गई थी। मंगलसूत्र, करबला, रंगभूमि, कर्मभूमि, करबला, ये सभी ऑलरेडी पूरी हो चुकी थी, केवल मंगलसूत्र थी जो अधूरी रह गई थी, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 है, घड़ी साज शब्द है। देशज, संकर, विकारी शब्द या फिर रूढ़ शब्द। दोस्तों घड़ी साज शब्द जो है ये संकर शब्द है, यानी कि ये घड़ी और साज दो शब्दों से मिलकर के बना है और ये दोनों ही दो भाषाओं के शब्द हैं जिन्हें आपस में मिला दिया गया है, तो इसीलिए इन्हें हम संकर शब्द कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, रसाल पर्यायवाची है। रसाल आप सभी को पता होगा, रसाल किसका पर्यायवाची है, फिर भी मैं पढ़ दे रही हूँ, कोयल, पान, आम या फिर सगा भाई का। तो राइट आंसर है ऑप्शन सा, आम का। आम को आम्र कहते हैं, रसाल कहते हैं, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 है, जिसका जन्म पहले हुआ है उसको क्या कहते हैं। अनुज, अग्रज, भ्राता या फिर पितामह। दोस्तों मैंने आपको बहुत ही आसानी से बताया था कि अग्रज और अनुज में अगर आपको कभी भी कंफ्यूजन हो तो बस आप इतना याद रखना, अग्रज, अग्र मतलब आगे, अग्र मतलब आगे, तो आगे कौन आएगा? जो बड़ा होगा, जिसका जन्म पहले हुआ होगा वो बड़ा होगा। और अनु मतलब यहाँ पर ना पर छोटा उ की मात्रा लगी, यानी कि जिस पर छोटा उ की मात्रा लगी है वो बाद में हुआ है या छोटा है, छोटा उ की मात्रा छोटा है। तो अग्रज मतलब बड़ा, जिसका जन्म पहले हुआ है वो अग्रज हो गया, और जिसका जन्म बाद में हुआ है वो अनुज हो जाएगा, यानी कि वो छोटा हो जाएगा, जो भी भाई बहन होगा। तो इस तरीके से याद रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 है, आंख का अंधा नाम नयन सुख। लोकोक्ति का क्या अर्थ है? आप सभी लोगों को पता होगा। आंख का अंधा नाम नयन सुख का मतलब होता है कि अपने गुण के विपरीत नाम को रख देना। आंख का अंधा है लेकिन उसका नाम क्या है? नयन सुख। तो इस तरीके से किसी के गुण के विपरीत उसका नाम रख देना, तो ऑप्शन द जो है ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 41 है, अचरज शब्द का तत्सम रूप है। आश्चर्य, आश्चर्य, आश्चर्य या फिर आशाचर्य। राइट आंसर है ऑप्शन सा, आश्चर्य। आश्चर्य इस तरीके से लिखा जाता है। अचरज का मतलब होता है आश्चर्य, यानी कि ये जो अचरज है ये तद्भव रूप है, और तत्सम क्या है इसका? शुद्ध शुद्ध क्या है? रूप आश्चर्य। तपस्वी का तद्भव रूप है तापसी, तपसी, तापासी, तापासी या फिर तपसी। राइट आंसर है ऑप्शन ब, तपसी हम बोलते हैं। तपस्वी बिल्कुल शुद्ध शब्द है, तत्सम शब्द है, लेकिन तद्भव क्या है इसका? तपसी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 है, सूरदास की रचना है। साहित्य लहरी, प्रेम वाटिका, दोहावली या झरना।
राइट आंसर है ऑप्शन आ साहित्य लहरी। क्वेश्चन नंबर 44 है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों में भाषा का विकास किया जाना चाहिए वर्णमाला के द्वारा, लेखन के द्वारा, वार्तालाप के द्वारा या फिर सुलेख के द्वारा। तो राइट आंसर है ऑप्शन आ वर्णमाला के द्वारा। यानी कि बच्चों को सबसे पहले आप वर्णमाला ही तो सिखाओगे स्कूल में, तो सबसे पहले बच्चों को वर्णमाला आप सिखाओगे तो भाषा का विकास धीरे धीरे आप वर्णमाला सिखाओगे, फिर वर्णमाला से धीरे धीरे शब्दों को, 2 अक्षरों के शब्दों को, फिर 3 अक्षरों के शब्दों को, फिर जब सब बच्चों को आ जाएंगे फिर आप उनको पूरा एक सेंटेंस पढ़ना सिखाओगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 है, रात्रि का पर्याय नहीं है यामिनी, विभावरी, रैन या फिर सौदामिनी। तो रात्रि का पर्यायवाची क्या नहीं है इसमें से? यामिनी, विभावरी, रैन या फिर सौदामिनी। तो यामिनी, विभावरी, रैन ये तीनों ही रात्रि के पर्यायवाची हैं, लेकिन जो सौदामिनी होता है इसका मतलब बिजली होता है, तो ये रात्रि का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन द जो है ये बिल्कुल राइट आंसर है, ये रात्रि का पर्यायवाची नहीं है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आपका हमने कंप्लीट करा दिया सभी क्वेश्चन जितने थे यहाँ पर पार्ट 1 में। इसके बाद पार्ट 2 भी हम करा देंगे और उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप हमसे पूछ सकते हैं, आपके सभी क्वेश्चंस का आंसर हम देंगे। और लगातार हम कोशिश करते हैं कि आप लोगों के लिए हम बेस्ट से बेस्ट कंटेंट लेकर के आए। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के निशान को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आप लोग के पास समय से पहुंचे और आप हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। यहाँ पर आपको आई बटन दिख रहा होगा, आई बटन पर आप जैसे ही क्लिक करोगे आपको सभी विषयों के प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। सभी विषयों को आप देख करके अच्छे से पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, और आपको जहाँ कहीं भी कोई भी समस्या है हमसे पूछ सकते हो। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको सभी विषयों की लिंक मिल जाएगी, आपको जहाँ कहीं भी कोई भी समस्या है आप हमसे पूछ सकते हो। और कमेंट बॉक्स में भी सभी विषयों की लिंक मिल जाएगी, जिस भी विषय के लिंक पर आप क्लिक करोगे उसकी सभी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। आपको पता है हमने सभी विषयों के हैंड रिटन नोट्स बनवाए हैं, उसके बाद सभी विषयों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए हैं, फिर रजन सीरीज, पवन सीरीज सभी को कंटिन्यू हम पढ़ा रहे हैं। और लगातार आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छे से वीडियोस हम लेकर के आते रहेंगे। बस आप लोग अपने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट जरूर किया करें, वीडियो को लाइक किया करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ कॉलेज ग्रुप में भी वीडियो को जरूर शेयर कर दिया करें दोस्तों, जिससे अधिक से अधिक हमारे डीएलएड के भाई बहनों तक ये वीडियो पहुंचे और अधिक से अधिक हमारे डीएलएड के भाई बहन हमसे जुड़ सके और लगातार ऐसे ही हमारे सभी वीडियोस को देखते रहें। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और ऐसे ही हमारे सभी वीडियोस को देखते हुए रहिएगा। तो जय हिंद दोस्तों।